चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हाँ, दे दो ना टेक्स्ट। देखो लास्ट वाले टाइम पे दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के लिए ना कुछ ट्रिक्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप वर्डिंग से नहीं समझ सकते कि सम लिखा है तो चलो हम लोग का इंटरसेक्शन बना देते हैं और बोला है कि के अंदर एक बना देते हैं, ऐसा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से जो बोलेगा ना वो उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे उसने बोला ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर देखा जाए तो क्या रियल नंबर, क्या खाली इंटीजर ही रियल नंबर होता है? बहुत सारे लोग ऑल बोला तो क्या करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे और a इक्वल टू b बोलेंगे, तो क्या ऑल बोला है ना, ये रियल नंबर है ये इंटीजर है तो दोनों ऑल बोला है मतलब इक्वल, ऐसे नहीं रहती। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना सेंटेंसेस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अगर उसने पूरा इंटीजर्स और रियल नंबर तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है और देखो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स होता है जो फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, राइट ना, चाहे वो नेगेटिव हो या सही है। तो क्या रियल नंबर इतना ही होता है क्या? नहीं, हम तो रियल नंबर उसको भी बोलते हैं जो फ्रैक्शन में होता है, हम तो रियल नंबर उसको भी बोलते हैं जो फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल में भी होता है। वैसे लोग वो सब नंबर को निकाल के जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स, है कि नहीं। तो रियल नंबर आएगा बड़ा और उसमें आएगा एक इंटीजर, करेक्ट है। कभी कभी ऐसा भी आता है सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल तो बहुत है ना, और स्क्वायर छोटा होता है कि नहीं। तो अगर मैं ये बोलूं सम बोला है तो ये नॉर्मली सम के लिए ऐसा बनता है, ये होता है, तो ये गलत है ना, ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल ऐसा नहीं हो सकता। रेक्टेंगल का मतलब क्या, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, और स्क्वायर का मतलब क्या, जिसके चार साइड इक्वल होता है। तो जो चार साइड इक्वल होता है उसको भी तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं,
अरे बोलो यस और नो, क्योंकि उसमें भी तो पेयर ऑफ साइड इक्वल है क्या नहीं? देखो रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है, ये इसके इक्वल और ये इसके equal, बराबर ना। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, 90 डिग्री तो है ही। और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये ऑल साइड इक्वल है मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल हुआ ना, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये आ गया मेरा रेक्टेंगल है ना बड़ा वाला, और इसके अंदर बनूंगा ये, क्योंकि वो रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल है, लेकिन वो रेक्टेंगल जिसका चारों साइड इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल तो हम इसको भी बोलेंगे तो गलत थोड़ी ना है, तो बोला रेक्टेंगल है क्या, हाँ है कि नहीं। कोई अगर पूछा ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, अरे भाई ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड होते हैं, है कि नहीं। रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया, जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो देखो ये रेक्टेंगल है, मोर करेक्ट आंसर। क्वाड्रिलेटरल है सबको पता है, रेक्टेंगल है ये मोर करेक्ट आंसर है, और इसका सबसे ज्यादा मोर करेक्ट आंसर क्या, अगर इसको मैं रेक्टेंगल बोलूं तो रॉन्ग नहीं है, बट मोर करेक्ट आंसर क्या है, ये स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। कभी भी क्वेश्चन में हम लोग, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर अगर ये स्क्वायर को रेक्टेंगल बोलना है तो एग्जाम में ऐसे लिखो तो चलेगा, और एग्जाम में मार्क्स तभी मिलता है जब मोर करेक्ट आंसर, थोड़ा करेक्ट आंसर तो मार्क्स, जैसे अगर मैंने रोम्बस ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, रोम्बस तो पता है ना, चारों साइड इक्वल क्या है, चारों साइड। तो अगर मैं इसको बोला कि पैरेललोग्राम है, क्या है ये, सही है पैरेललोग्राम है। गलत क्या है इसमें, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, है तो, है कि नहीं। वो अलग बात है कि चारों इक्वल है तो अपोजिट तो इक्वल हुआ ना, यस और नो। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी होना, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं होगा ना तो फिर इसका डायग्राम बनाते समय थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, इसलिए प्रॉपर सब को पता होना चाहिए। लो भाई वेन डायग्राम में तीन चीजें बनानी होती है, आ देखते हैं। एक यूनिवर्सल, एक जो सेट दिया हुआ तो है ना। तो अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी आप यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेटर, किसकी बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटर, सेट ऑफ ऑल। अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अगर वो नंबर्स की बात कर रहा है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट है ना। क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आ रहा है, इज दैट क्लियर। उसके बाद अगर सब कुछ करो, मैन और वुमेन की बात हो रही है, जैसे स्कॉलर, सिंसियर, ऑनेस्ट, है कि नहीं। तो उसमें क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, है कि नहीं। टीचर सब जरूरी के साथ मैन और वुमेन की बात आएगी तो वहां पे ह्यूमन बीइंग लगाना है, क्या लगाने का। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तो जरूरी नहीं कि इसमें क्वेश्चन होगा, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट लेना, राइट। पक्का, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज
टाइप नंबर कौन सा है? 8 ना। Venn diagram, Venn diagram, right ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। पहला क्वेश्चन क्या है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ये देखो, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। देखो भाई, अब स्टूडेंट तो ज्यादा होते हैं, है ना, उसमें कुछ ओबीडियंट भी होते हैं, कुछ नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, है कि नहीं, कुछ सिंसियर स्टूडेंट भी होते हैं। उसमें से अपने को कौन सा लेना है, खाली ओबीडियंट स्टूडेंट, यस और नो। तो देखो सब लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, यूनिवर्सल सेट। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल यहाँ पे आदमी लोग की बात हो रही है ना, है कि नहीं, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ये क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। है ना? और बी क्या आएगा बोलो, सेट ऑफ ऑल ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, बरोबर। अब देखो भाई, वो क्या बोल रहा है, सारे सम कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ओबीडिएंट भी होते हैं, है कि नहीं। तो देखो ये बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट में क्या आ गया, मेरे सारे ह्यूमन बीइंग आ गए। क्या आ गए, सारे ह्यूमन बीइंग। अब उस ह्यूमन बीइंग से मुझे किसको लेना है, खाली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का। ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का सेट है ना। ये बाकी के लोग कौन है, बाकी के सब, है ना, यस और नो। अब इस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से मुझे किसको सिलेक्ट करना है, ओबीडिएंट स्टूडेंट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, सबको समझा कैसे बनाना है, पक्का, ठीक है। तो ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी, जो बात सुनते हैं। अरे कभी तो एप्लीकेशन लेटर में लिखा क्या, एप्लीकेशन लेटर लिखा होता है ना, तो लास्ट में लिखना पड़ता है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, है ना। तो रिस्पेक्ट ऊपर लिखते हैं, पहले राइट साइड में एड्रेस लिखते हैं, फिर टू द प्रिंसिपल ऑफ या टू द क्लास टीचर ऑफ, फिर वो लिखने के बाद नीचे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद हम लोग वो अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में लिखते हैं थैंकिंग यू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में नीचे लिखते हैं योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, और फिर नीचे साइड में यस और नो। देख पूरा फॉर्मेट है। चलो लिख लिया सब लोगों ने। हाँ, कितने टाइप के वेन डायग्राम होते हैं,
तीन टाइप के होता है, याद रखना। कितने टाइप का होता है? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मिनट, आपने लिखे है इसको? अगर इसमें थोड़ा बहुत लिखा है ना चलेगा, कोई बात नहीं, लास्ट में हो जाएगा ना सब, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। क्या हो जाएगा पता है आपको? ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से ये ड्रॉ करना है, तो कौन सा ड्रॉ करना आप खाली उस पर आपको सोचना रहेगा, राइट ना? तो देखो कितने टाइप का वेन डायग्राम होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? ये तीन टाइप के होते हैं, बस ये तीन टाइप में से आपको ड्रॉ करना है। लास्ट में इसको लिखा, अभी पहले सम कर रहे हो सॉल्व, तो पहले सॉल्व करो। इसमें से एक एक ड्रॉ करना, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा ड्रॉ करें, है ना? अरे बच्चा बाद में लिखिए, बोला मैंने लास्ट में लिख लो, अभी मत लिखो उसको, ठीक है? ये लिखा आपने, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारा। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। आप बताओ कौन सा इसके लिए ड्रॉ होगा? नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। पहली बात तो ये समझ, सर्कल मतलब जानते हो ना, सर्कल, है ना? ऐसा तो नहीं बोला, सर्कल बोला। सुनो, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? ऐसा डायग्राम जिससे एक से ज्यादा कॉन हो। कॉन का मतलब होता है साइड। क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक को मोनो बोलते हैं और एक से ज्यादा को पॉली बोलते हैं। तो पॉलीगॉन का मतलब हो गया ऐसा डायग्राम जिसमें एक से ज्यादा कॉन का मतलब साइड्स। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर कि नहीं? पॉलीगॉन का मतलब समझा? अरे बोलो। सर्कल का मतलब समझा? सर्कल मतलब क्या? सर्कल, ऐसा, है ना? और पॉलीगॉन का मतलब क्या? कोई भी डायग्राम है ना जिसमें एक से ज्यादा। तो लिखा है कि नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, बात तो सही है। तो बताओ कौन सा डायग्राम इसमें से बनेगा? थर्ड वाला। एक इसका सेट होगा सर्कल का, और दूसरा यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे? सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक फिगर। क्या बात है, सेट ऑफ ऑल। चलो लिख लो फटाफट, बैठ जाओ। तुक्का, फिर भी तुक्का तो सही टाइम पे बैठा तो क्या चलेगा? लिखो बच्चा, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर यू में क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑल
geometric figures. Set of all circle. Set of all polygon. देखो डायग्राम बनाना इजी है, लेकिन बस समझना डिफिकल्ट है। ये तीनों में से कौन सा बनेगा, है ना। हाँ, ये भी इजी हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ गया तो। और एक छोटा सा आपको हिंट बता देता हूँ, जब भी नो वर्ड आएगा ना, क्या तो हमेशा यही बनाना, एवरी टाइम आपको यही बनाना है। इज दैट क्लियर? जब भी ऑल वर्ड आता है ना, ऑल क्या आता है, तो हमेशा आपको यही बनाना है, फिक्स है। लेकिन सम वर्ड आएगा ना, सम, तो कभी ये भी बनता है, कभी वो आपको डिसाइड करना। अरे सम में कंफ्यूजन है, किसमें कंफ्यूजन है, सम। बाकी ऑल में और नो में कोई कंफ्यूजन। अब बताओ इजी होगा कि नहीं आपके लिए काम? अरे बोलो। अब आपको पता है ऑल रहेगा तो क्या बनाना है, नो रहेगा तो क्या बनाना है, खाली कंफ्यूजन कहाँ पे है? हाँ, सम। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्या लिखा है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर। आपको बराबर है कि नहीं? ऑल टीचर्स आर एंड स्कॉलर्स आर, वाओ, ए बच्चा, स्कॉलर और टीचर दोनों बराबर है। ऑल स्कॉलर्स आर टीचर एंड ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, राइट है। तो इसमें एक टाइप और बनेगा, बोलो कैसा रहेगा वो रहेगा ऐसा ही, लेकिन इसका दूसरा भाई। हाँ, ये देखो ऐसे एक ही बनाएंगे इसको बस, ए इक्वल टू बी, राइट ना। ए क्या है, टीचर्स, और बी क्या है, तो टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। बात तो बराबर है ना, दोनों सेम सेम। बोलो ये दोनों, तो बोलो यू क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। टीचर्स, स्कॉलर्स, तीसरा वाला वॉइस इज स्लो। ओ, वॉइस इज स्लो। अब बताओ भैया, अब कितना चिल्लाओ मैं? तो बोलता है वॉइस इज स्लो। अरे भाई तेरा वॉल्यूम कम रहेगा, ध्यान से देखो।
ये रफ कर दो क्या? चलो नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. Quadrilateral is a rhombus, then it is a, बात तो बराबर है, मैंने पहले बोला था ना कि every rhombus is always a parallelogram. बात तो सही है कि नहीं? तो पैरेललोग्राम ज्यादा आएगा और उसके अंदर आएगा यस और नो। तो क्या जाएगा? यू क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, राइट है? ये क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। और बी क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल रोम्बस। देखो क्या आ जाएगा? ये आ गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये आ गया मेरा पैरेललोग्राम, और ये आ गया मेरा रोम्बस। करेक्ट है? चलो लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग। बातें नहीं, हाँ सब लोग इधर देखो। देखो ये चारों हो गया ना, ये काम करते हैं, 5 बाकी ना, एक और में कर देता हूँ। तो टोटल 10 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 था, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 है, बराबर ना? टोटल कितना हो गया? 10। 4 मैंने कर दिए, तो 2 और बच जाता है, बाकी के 3 नीचे वाला होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है? सम शेयर ब्रोकर आर चार्टेड अकाउंटेंट। ए सुनो, सम शेयर ब्रोकर आर चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा है। शेयर ब्रोकर और चार्टेड अकाउंटेंट है ना, सारे के सारे शेयर ब्रोकर चार्टेड अकाउंटेंट भी होते हैं,
और सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा बनाना पड़ेगा, बीच वाला, है ना। देखो ये किसका सेट, शेयर ब्रोकर, और ये किसका सेट, और ये वो लोग है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और अरे समझा क्या। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि सब में कब ये बनाना है और कब ये, पक्का डन। देखो यू क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, और इसमें क्या आएगा, शेयर ब्रोकर, और ये क्या आएगा, है ना। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ मुझे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना, सारे टाइप अलग अलग, कोई किसी से लेना देना नहीं, सब अलग, सब डिफरेंट। ऐसे टाइप के क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, और जब एक दूसरे पे टाइप डिपेंडेंट होता है ना, वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आप लोग ये टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस भी करो, है ना, और सर को भी बोलो ताकि आपका इसका एग्जाम टॉपिक, क्योंकि टेस्ट रहेगा तो पढ़ाई कर लो, नहीं एग्जाम होगा तो छूट जाएगा इस, और जब छूट जाएगा ना तो 2 महीने बाद एकदम फ्रेश न्यू हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पढ़ाई नहीं, समझ में आएगा, सब भूल जाओगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर के सर को बोलना, और क्या नाम इनका, कोमल मैडम को बोलना कि मैम हमारा मैथ्स का एक एग्जाम रद्द हो, लॉजिक, समझ में आया क्या। क्योंकि अगर 1 वीक का टाइम लेंगे, एग्जाम रखेंगे, तो आप वो 1 वीक में क्या करोगे, पढ़ लोगे। देखो मार्क्स कम आए ज्यादा है उसका टेंशन नहीं है, आप पढ़ के एग्जाम दे तो क्या होगा पता है, 6 महीने बाद में बुक खोलोगे ना तो याद रहेगा, हाँ इसको पढ़ा है, पता है, आता है। और अभी मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया ऐसे ही ना, तो 2 महीने बाद पूरा का पूरा न्यू हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, याद रखो। तो ऐसा मत करना। ठीक है ना, आप लोग इसमें मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप बोलोगे तो जल्दी एग्जाम रखिए, क्योंकि उनको फिर लगेगा हाँ लगता है कि बच्चा को एग्जाम देने में इंटरेस्ट है ना। देखो एग्जाम में मार्क्स कम आए ज्यादा है उसका टेंशन नहीं लेने का, पढ़ने का, पढ़ के एग्जाम देने का, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे चीजें, समझ में आया क्या। हाँ, और पढ़ोगे तो यार अच्छे मार्क्स आएगा ही ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। हाँ एक ही डिफिकल्ट है, क्या बोलो, लॉ, लॉ लगा के जो प्रूफ करने वाला है ना, बस कोई डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो सब वही थोड़ी 20 मार्क करेगा, चाहे बोर्ड में भी अगर ये 8 मार्क का वेटेज है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का वो आएगा, है कि नहीं। और वो हो सकता है ना कि बाकी के क्वेश्चन के साथ